हेलो एवरीवन, स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर स्पेसिस के बारे में और वेक्टर सब स्पेसिस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन कर लेते हैं कि लेट वी बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड एफ बी ए any field, then this V is vector space under operations। पहले हम ऑपरेशन डिफाइन करते हैं कि फर्स्ट ऑपरेशन हमारे पास होता है स्टूडेंट्स एडिशन, जो हम वेक्टर स्पेस के अंदर जो वी नॉन एम्प्टी सेट हमने लिया है उसके अंदर डिफाइन करते हैं वी टू वी होना चाहिए। इसका मीनिंग ये है कि अब जब आप दो वेक्टर्स को ऐड करो तो जो नया वेक्टर आएगा वो वेक्टर के जो वेक्टर है वो वी नॉन एम्प्टी सेट है उसी के अंदर आना चाहिए। और सेकंड होता है मल्टीप्लिकेशन। तो वहाँ पे आप एक एलिमेंट फील्ड का लेते हो और सेकंड एलिमेंट आप जो वी सेट ले रखा है उसमें से, और वो जो नया एलिमेंट आएगा वो आपका V में जाना चाहिए। तो ये V नॉन एम्प्टी सेट जो है अंडर दिस फील्ड और इन दो ऑपरेशंस के साथ वेक्टर स्पेस होगा इफ दिस सेटिस्फाइज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज़ करनी रहती है हमें। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स कि जो आपका V है वो अंडर एडिशन वाले के अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। पहली बात आपको ये चेक करनी है। तो जो यहाँ पे जो आपने एडिशन वाला किया था इसको आप वेक्टर एडिशन बोल सकते हो, या आप इसको इंटरनल ऑपरेशन भी बोल सकते हो। इसी तरह इसको आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोल सकते हो या फिर एक्सटर्नल ऑपरेशन भी बोल सकते हो। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्यों? क्योंकि जो फील्ड के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम स्केलर बोलते हैं, और जो आपने नॉन एम्प्टी सेट लिया उसमें से आप कोई भी एक एलिमेंट उठाओगे तो उसको वेक्टर बोलते हैं। तो इन दोनों की एलिमेंट करोगे, एक स्केलर के साथ वेक्टर की मल्टीप्लाई करेंगे उसको हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलेंगे। तो जो फर्स्ट वेक्टर एडिशन है उसके अंदर आपका ग्रुप जो V है वो अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। और सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर आप दो कॉन्स्टेंट्स दो स्केलर्स फील्ड में से ले रहे हो और एक कोई भी वेक्टर आर्बिट्रेरी V में से ले रहे हो तो वो ओपन होगा λ1V प्लस λ2B। ये आपका फॉर ऑल λ1 λ2 फील्ड में से और फॉर ऑल V बिलोंग्स टू V में से। इसी तरह से अगर आप कोई भी दो वेक्टर्स V में से लेते हो और एक स्केलर लैम्डा फील्ड में से लेते हो तो वो ओपन होगा आपका λ1 प्लस λ2 फॉर ऑल λ बिलोंग्स टू फील्ड, एंड जो v1 v2 टू वेक्टर्स लिए हैं वो आपके V में से होंगे। और थर्ड प्रॉपर्टी जो आपने फोर्थ प्रॉपर्टी आपने जो चेक करनी है वो रहेगी कि यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कर रखा है। तो आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन 1 होता है। 1 की जब आप मल्टीप्लाई करोगे V के साथ तो V में जाना चाहिए। मीन्स अगर आप 1 को किसी भी वेक्टर V के साथ मल्टीप्लाई करो तो वो V ही रहना चाहिए फॉर ऑल V बिलोंग्स टू V। तो ये सब आपको चेक करना रहता है इस V को इस फील्ड के अंदर वेक्टर स्पेस बनाने के लिए। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमें कुछ स्टैंडर्ड वेक्टर स्पेसिस के बारे में पता होना चाहिए। वो हम एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कौन से वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंदर वो जो स्टैंडर्ड स्पेसिस होते हैं वो आपको वेक्टर स्पेसिस बनाएंगी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड स्पेसिस होती हैं, तो हम देख लेते हैं कि कौन से वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम डिफाइन करें कि वो हमें वेक्टर स्पेसिस बनाती है। ठीक है जी। तो एन टपल स्पेसिस में क्या होता है स्टूडेंट्स, ये एक कलेक्शन होती है जिसको हम F/N जिसमें n टप्पल रहेंगे। मीन्स आपका इसका हर एक एलिमेंट जो होगा वो n टप्पल में होगा।
जहाँ पे जो आपका ए आई है वो आपका फील्ड में से होगा, जो आपको फील्ड दी रहेगी यहाँ पे फॉर ऑल आई 1 to n। तो ये जो कलेक्शन है वो ओवर, इसको v मान लेते हैं, v कलेक्शन। तो दिस कलेक्शन ओवर एनी फील्ड, या तो आप यही फील्ड ले सकते हो जिसमें से ये आपके एलिमेंट्स आ रहे हैं, या फिर कोई और भी ले सकते हो आप एफ डैश। तो ये कलेक्शन अंडर अदर फील्ड इज वेक्टर स्पेस बनाएगी अंडर वेक्टर एडिशन आप डिफाइन करेंगे। इसमें वेक्टर एडिशन आप डिफाइन कीजिए कि आप दो एलिमेंट कोई भी a1 a2 अप टू an ले रहे हो, और सेकंड एलिमेंट आप कोई भी b1 b2 bn ये ले रहे हो, तो जो इनका वेक्टर एडिशन आपने करना है वो अपने कोरस्पोंडिंग एलिमेंट में कोरस्पोंडिंग एलिमेंट टपल वाइज ऐड करने रहते हैं, a1 b1 अप टू ये an प्लस bn। ठीक है जी। इसी तरह आपने स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो जनरली हम करते हैं रियल केसेस के अंदर, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे कि अगर आपको एक लेमडा स्केलर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है तो उसका मीनिंग ये है कि वो हर एक एलिमेंट के साथ अंदर जा कर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो एज यूजुअल हम करते हैं। तो ये जो आपकी स्पेस है अनटपल स्पेसिस, वो आपकी इन दो वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंदर ऑलवेज वेक्टर स्पेस बनाएगी। अदरवाइज ये वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन कुछ अलग से डिफाइन किए होते हैं तो हमें चेक करना रहता है, लेकिन इन दोनों के अंदर ये हमेशा आपकी वेक्टर स्पेस बनाएगी। इसमें आप एग्जांपल्स ले सकते हो स्टूडेंट्स, जैसे कि ये मैंने एफ अगर फील्ड लिया आर और n की जगह मैं 2 भी ले सकता हूँ या 3 भी ले सकता हूँ, ओवर r भी चेक कर सकते हैं इसको हम, या कोई अनदर इसकी सब फील्ड आप अंदर यूज़ कर सकते हो, जैसे कि हम q रूट p ये भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे p प्राइम होता है तो आपको पता q रूट p होता है वो आपका फील्ड का काम करेगा, तो ये भी वेक्टर स्पेस बनेगा। इसी तरह आप कॉम्प्लेक्स फील्ड भी यूज़ कर सकते हो, c ओवर n ओवर r भी ले सकते हो, या फिर ओवर आप कॉम्प्लेक्स भी ले सकते हो। इसके अंदर एक वो बात आपने जो नोट करनी है स्टूडेंट, कि अगर आप फील्ड को चेक करते हो कि वेक्टर स्पेस बनेगा कि नहीं बनेगा अंडर सब फील्ड, तो वो ऑलवेज बनेगा ही बनेगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि हमें जो स्केलर्स जो मल्टीप्लाई करवाने हैं वो आपके सब फील्ड में आएंगे, जो इसी की सब फील्ड है तो इसी में से आ रहे होंगे। ये फील्ड है तो उसके अंदर हमें पता है वो लो होल्ड होता है, तो वहाँ से हमेशा बनेगा। सेकंड इसमें आ सकता है कि अगर आपको बाहर सब फील्ड चेक करना रहे ओवर उसी की फील्ड, ठीक है, अंदर जो स्केलर्स लोगे वो आप फील्ड में से ले रहे हो, तो वो आपका वेक्टर स्पेस कभी नहीं बनेगा। एग्जाम्पल के लिए आप इसमें कर सकते हो कि मैंने अगर r ओवर c लिया तो आप देख सकते हो कि बाहर मैंने कॉम्प्लेक्स की सब फील्ड ली हुई है, अंदर फील्ड ली हुई है, ठीक है। तो इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं होगा, क्योंकि अगर मैंने लेमडा की जगह आयोटा लिया बिलोंग्स टू c और कोई भी नंबर a उठाया रियल में से, तो आप देख सकते हो इन दोनों की जो मल्टीप्लाई होगी वो आपकी रियल के अंदर नहीं जाएगी, तो ये वेक्टर स्पेस नहीं बनाता। तो ये आपने ध्यान रखना है, फील्ड और सब फील्ड उसी की सब फील्ड है तो आपका वेक्टर स्पेस बनेगा। अगर सब फील्ड और फील्ड की बात करते हो तो वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा विद, क्योंकि रीज़न क्या रहेगा उसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं होगा। इसी तरह से आप मैट्रिक्स स्पेसिस भी स्टडी कर सकते हो। इसमें हम एक कलेक्शन लेते हैं स्टूडेंट्स कि आपकी मैट्रिक्सिस होगी, इसमें मैट्रिक्सिस m क्रॉस n ऑर्डर की ओवर कोई फील्ड आपको दी जा सकती है, ठीक है। इसके जो मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होंगे वो इस फील्ड में से रहे होंगे। तो अगर इस कलेक्शन को हमें कोई भी, या तो आप वही फील्ड यूज़ कर सकते हो या अदर फील्ड भी चेक कर सकते हो। अगर आपको ये चेक करना है तो ये वेक्टर स्पेस बनाएगा अंडर वेक्टर एडिशन। आपने किस तरह से डिफाइन करना है,
वेक्टर एडिशन आपका एज यूजुअल, जैसे हम मैट्रिसेस को ऐड करते हैं कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर देते हैं, तो ये आपका एज यूजुअल Aij में Bij ऐड हो जाएगा। इसी तरह से आपने स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करनी है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या करना होता है एज यूजुअल, कि अगर आपको लेमडा कोई भी एक स्केलर है उसकी आपने मल्टीप्लाई करनी है मैट्रिक्स के साथ, तो आप क्या करोगे, उसके हर एक कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को लेमडा के साथ मल्टीप्लाई कर देते हो। तो ये स्पेस जो मैट्रिक्स डाली हुई इसमें कोई भी फील्ड के अंदर, तो वहाँ से आप उसको वेक्टर स्पेस चेक करते टाइम आपको पता है इन दो के अंदर तो ऑलवेज बनेगी, ये ध्यान रखना आपने। तो इसमें भी आप एग्जांपल्स कर सकते हो कि मैंने फील्ड M2x2 की मैट्रिक्स ले रहा हूँ ओवर R, और हम चेक कर रहे हैं ये वेक्टर स्पेस बनेगी कि नहीं बनेगी ओवर R। तो ये बनेगी, क्योंकि आप इसको एज यूजुअल देख सकते हो कि आपके एलिमेंट्स आ रहे हैं R में से, मीन्स जो V है वो R का काम करेगा, और जो फील्ड ले रहे हो वो भी R का ले रहे हो, तो ये हमने देखा था वेक्टर स्पेस का काम करेगी। इसी तरह अगर मैंने ऑर्डर चेंज किया 3x4 भी ले सकता हूँ ओवर R। अब मैंने जो वेक्टर स्पेस चेक करना है उसके लिए मैंने फील्ड ली है कॉम्प्लेक्स। तो आपको पता है इसको अगर हम R ओवर C एलिमेंट्स जो वेक्टर की जगह ले रहे हो वो R में से ले रहे हो, और जो स्केलर्स ले रहे हो वो कॉम्प्लेक्स में से ले रहे हो, तो ये वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा, ये हमने यहाँ पे देख लिया था। इसी तरह आप कोई भी M क्रॉस N, यहाँ पे M और N इंटीजर्स आप ले सकते हो, और यहाँ पे फील्ड और ओवर फील्ड या आपने फिर चेक करना रहेगा कि बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, आपने इसको मैट्रिसेस में चेक करना है, तो जस्ट जो हमने अनटपल स्पेसेस के अंदर चेक किया था उसी तरह से आप इसको भी चेक कर सकते हो। इसी तरह से हम पोलिनोमियल स्पेसेस में स्टडी कर लेते हैं, तो इसमें भी क्या होता है, हम कलेक्ट कर लेते हैं ऑल ऑन एटमोस्ट n डिग्री पोलिनोमियल्स को। ठीक है, तो यहाँ पे A0 A1x अप टू ये आपका ANX की पावर n, और यहाँ पे जो AI आएगा आपका वो फील्ड में से रहे होंगे कि जो भी आपको फील्ड दे रखी होगी। ठीक है, ये कोएफिशिएंट्स होंगे आपको एक पर्टिकुलर फील्ड में से दिए रहे होंगे। फिर आपने इसको भी चेक करना रहेगा, वो कैसे, कि दिस कलेक्शन ऑफ पोलिनोमियल ऑफ एटमोस्ट n डिग्री अंडर अदर फील्ड f डैश, या ये f भी हो सकती है, इज वेक्टर स्पेस अंडर। अब हमें यहाँ पे भी वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन स्टैंडर्डाइज ही करने हैं जो एज यूजुअल करते हैं, कि आपका वेक्टर एडिशन कैसे डिफाइन करेंगे यहाँ पे, कि आपको कोई भी दो पोलिनोमियल दिए हुए हैं एटमोस्ट n डिग्री के, तो आपको ऐड कैसे करने हैं कि कांस्टेंट के अंदर कांस्टेंट, कोएफिशिएंट ऑफ x के अंदर कोएफिशिएंट ऑफ x, तो कोरस्पॉन्डिंग ऐसे ही हो जाएंगे कि A0 में आपका B0 ऐड होगा, और इसी तरह x के कोएफिशिएंट में आपका x का कोएफिशिएंट, और x की पावर n के कोएफिशिएंट में x की पावर n का कोएफिशिएंट ही ऐड होगा। ठीक है, तो ये आपने वेक्टर एडिशन डिफाइन करना है। सेकंड, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में भी अगर लेमडा आपको एक पोलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करना है तो उसका मीनिंग ये रहेगा कि आप x के कोएफिशिएंट के साथ, कांस्टेंट के साथ, और x की पावर हर एक जो भी 2, 3 पावर्स आएंगी x की, उनके कोएफिशिएंट के साथ ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से आपने स्केलर मल्टीप्लिकेशन लगाना है। ठीक है, तो ये जो पोलिनोमियल स्पेसिस होती है वो इन दो वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंडर ऑलवेज क्या बनाती है, वेक्टर स्पेस बनाती है। इसमें भी आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि अगर मैं n की जगह इसको हम नोटेट करते हैं PNX से, और आप फील्ड जो आपको ली हुई है जो भी चेक कर सकते हो कि आपके स्केलर्स कहाँ से आएंगे, वो चेक कर सकते हो। तो अगर मैं n की जगह 2 लूँ ओवर R, इंट्रीज आपको जहाँ से भी दी हो, और अगर आपको R ओवर R चेक करना हो तो ये आपका उसी तरह से ट्रीट होगा। कैसे
कि अगर मान लो कि पी एन है और पोलिनोमियल जो एंट्रीज ली हुई हैं हमने कोएफिशिएंट्स वो आर में से लिए हुए हैं और हम चेक भी आर से कर रहे हैं, तो ये आपका ट्रीट किस तरह से हो जाएगा, आर की पावर एन ओवर आर, इस तरह से। ठीक है, कि आप एटमोस्ट एन डिग्री के पोलिनोमियल्स आपने कलेक्ट किए हुए हैं जहाँ पे जो कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं वो आर में से आ रहे हैं, फिर आप इस स्पेस को ओवरफील्ड आर चेक कर रहे हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आर एन प्लस वन की तरह ट्रीट होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर जो एक ए नोट a1x अप टू an आएगा, उसको अगर हम टपल वाइज देखें तो ये ए नोट a1 अप टू an+1, तो ये n+1 टप्पल स्पेसिस की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे r की पावर n+1 r, तो आपको चेक करना है इस तरह से। ठीक है, तो आप इसको n टप्पल स्पेसिस की तरह ही देख सकते हो। तो इसी तरह से हमारे पास फोर्थ पे है फंक्शन स्पेसिस। इसके अंदर हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, फंक्शंस कलेक्ट करते हैं, जिसमें हम फंक्शंस लेते हैं और ये फंक्शंस कोई एक फील्ड ओवर फील्ड से फील्ड की तरफ ही होते हैं। ठीक है, तो फील्ड आपको वो दी रहेगी। अब ये कलेक्शन कोई भी अदर फील्ड के अंदर आपको चेक करना है कि वो आपका वेक्टर स्पेस बनाएगा कि नहीं बनाएगा, तो उसमें आपको जो वेक्टर एडिशन डिफाइन करना है वो किस तरह से, पॉइंट वाइज एडिशन, कि आप दो फंक्शंस को ऐड कर रहे हो तो उसका जो ओपन करने का तरीका आपका पॉइंट वाइज रहेगा कि आप f1 को उस पॉइंट पे और f2 को भी उसी पॉइंट पे ऐड कर लीजिए दोनों को। फिर इसी तरह आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, कि अगर लेमडा एफ आपको एक पोलिनोमियल दिया जाता है, फंक्शन दिया जाता है, तो उसके अंदर उसका मीनिंग क्या रहेगा कि आप लेमडा को बाहर मल्टीप्लाई कीजिए और उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की मल्टीप्लाई कर दीजिए लेमडा के साथ। ठीक है, तो पॉइंट वाइज स्केलर मल्टीप्लिकेशन और पॉइंट वाइज वेक्टर एडिशन अगर हम फंक्शन स्पेसिस के अंदर डिफाइन करते हैं स्टूडेंट्स, तो वो भी आपका वेक्टर स्पेस बनेगा। तो इसमें भी आप एग्जांपल्स ले सकते हो कि कॉन्टीन्यूस फंक्शन ले रहे हैं हम 0 to 1 और अगर हम चेक किया जाए आर के ऊपर, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ये एग्जांपल्स में हम करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं इनके बेसिस पर। अब एक और इम्पोर्टेंट स्पेस होती है स्टूडेंट्स, जिसको हम स्टडी करते हैं, सीक्वेंस स्पेसिस, जो फिफ्थ है आपकी सीक्वेंस स्पेसिस, जिसमें हम कलेक्शन लेते हैं वी ओवर फील्ड एक्सेंस सीक्वेंसेस लेते हैं, जहाँ पे जो आपकी टर्म्स आएगी वो सीक्वेंस की कोई वो फील्ड में से हो सकती है। तो ये कलेक्शन के लिए हमें वेक्टर एडिशन और जो मल्टीप्लिकेशन स्केलर है वो किस तरह से डिफाइन करना है। एज यूजुअल जो आप xn प्लस yn में ऐड कर रहे हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो xn होगा, उसमें टर्म्स होगी x1 x2 अप टू नेक्स्ट xn, यहाँ से इनफाइनाइट रिमेनिंग टर्म्स होती है। इसी तरह yn होगा y1 y2 अप टू yn, फिर नेक्स्ट। तो इसमें इन दोनों को ऐड करने का तरीका क्या रहेगा कि आप कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में फर्स्ट में फर्स्ट, सेकंड में सेकंड, तो जो इसका मीनिंग रहेगा वो x1 में आपने y1 ऐड किया, x2 में y2, इस तरह से जो आपका वेक्टर एडिशन डिफाइन करना है। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जो आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करना है कि लेमडा की आप एक्सन के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो उसका मीनिंग रहेगा कि आप हर एक एलिमेंट के साथ जो आए हुए हैं टप्पल बेसिस उनके ऊपर डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन इस तरह से करना है और वेक्टर एडिशन इस तरह से करना है। तो ये स्पेस अगर आपको इन दोनों के अंडर दी हुई हो तो वेक्टर स्पेस बनेगी। तो चलिए अब हम वेक्टर स्पेसिस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, वेक्टर सब स्पेसिस क्या होती हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। जिस तरह से हम ग्रुप्स के अंदर सब ग्रुप्स डिस्कस करते हैं उसी तरह पे यहाँ पे हम वेक्टर सब स्पेसिस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, कोई भी एक पहले आपको वेक्टर स्पेस माननी होगी कि लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस एंड W
आपने कोई भी एक सबसेट मानना है V का, और साथ में कंडीशन क्या है कि वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी हम क्या करते हैं वेक्टर स्पेस ले नॉन एम्प्टी अपने आप हो जाता है। तो यहाँ पे आपने जो सबसेट लेना है वो भी नॉन एम्प्टी लेना है। देन दिस W अंडर सेम फील्ड, same field of V, then W under same field of V is vector space subspace if। अब आपने यहाँ पे दो कंडीशंस याद रखनी है कि उन दो कंडीशन से हम प्रूफ कर सकते हैं कि जो आपका W है वो आपका सबस्पेस बनेगा कि नहीं बनेगा। तो फर्स्ट क्या है कि आपका यहाँ पे वेक्टर एडिशन वाली जो प्रॉपर्टी है वो होल्ड होनी चाहिए। मीन्स आप कोई भी W1 प्लस W2 वो आपका इस सबस्पेस के अंदर जो सबसेट लिया है उसी के अंदर होना चाहिए, W के अंदर, फॉर ऑल W1 एंड W2 बिलोंग्स टू W। ठीक है जी, ये होना चाहिए। एंड सेकंड आपने जो चेक करनी है वो अगर आप कोई भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन एक स्केलर लेते हो फील्ड में से और आप एक एलिमेंट लेते हो W, तो वो भी आपका इस सबसेट के अंदर ही जाना चाहिए। वहाँ पे आप कोई भी आर्बिट्रेरी W इसमें से ले सकते हो। ठीक है, इन दोनों को अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट अगर ये सेटिस्फाई करता है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपने जो फील्ड है वो सेम होनी चाहिए जो आपकी V जो वेक्टर स्पेस बना रहा है उसकी। ठीक है, तो इन दोनों को हम इकट्ठा भी कर सकते हैं कि इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन होती है कि अगर W वेक्टर स्पेस है, सब स्पेस है तो ये होगा, ये है तो वेक्टर स्पेस बनेगा। इसको हम इकट्ठा करके लिख सकते हैं कि λ1 W1 λ2 W2 ये आपका W में आना चाहिए फॉर ऑल λ1 λ2 बिलोंग्स टू फील्ड, और जो W1 और W2 जो आपने लिए हैं W में से। ठीक है, तो आप इसको इकट्ठा भी लिख सकते हो या अलग अलग भी देख सकते हो। ये वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपका होल्ड होना चाहिए। हमें पूरी कंडीशन सारी कंडीशन चेक नहीं करनी रहती वेक्टर सबस्पेसिस के अंदर। तो इसमें हम एग्जांपल्स करेंगे, वहाँ पे इकट्ठा ही कर लेंगे। अब हम थोड़ा ये देख लेते हैं कि वेक्टर सबस्पेसिस के बाद में जो वेक्टर सबस्पेसिस आएंगी, दो सबस्पेसिस आएंगी तो उनका एडिशन, उनकी इंटरसेक्शंस, क्योंकि जो सेट के अंदर होते हैं हमने ऑपरेशंस डिसाइड किए थे वो होते हैं इंटरसेक्शन, यूनियन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो अब हम ये देखेंगे कि एडिशन, इंटरसेक्शन और वो किस तरह से आपकी वेक्टर सबस्पेसिस बनाएगी कि नहीं बनाएगी। तो चलिए वह डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ वेक्टर सबस्पेसिस होती है, वो अगेन हमें वेक्टर सबस्पेसिस बनाएगी, ये देखना है, ये रिजल्ट में याद रखना है। इसी तरह कि यूनियन के केस में क्या होगा कि दो वेक्टर सबस्पेसिस की यूनियन जो होगी वो वेक्टर सबस्पेस तभी बनाएगी एदर आपका W1 W2 के अंदर होना चाहिए या फिर W2 W1 का प्रॉपर सबसेट होना चाहिए। ठीक है, तो पहले इसका प्रूफ देख लेते हैं कि हम पहले मान लेते हैं कि लेट W इज द आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ली है हमने जो, वो हमने इसको W से नोटेट कर लिया है। और जो आपकी W वेयर W लैम्डा आर वेक्टर सबस्पेसिस ऑफ V, जो वेक्टर स्पेस आपको दी रखी थी उसकी ये वेक्टर सबस्पेसिस हमने ली हुई है फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, जो 1 to इन्फिनिटी आपका जा रहा है। ठीक है, तो हमें चेक करना है कि ये आपका वेक्टर सबस्पेस बनेगा कि नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम मान लेते हैं कि λ1 λ2 बिलोंग्स टू W। हमने मान लिया कि इंटरसेक्शन के अंदर ये दो एलिमेंट्स आपके आ रहे हैं और λ1 λ2 हमने फील्ड में से ले लिए। अब हमें प्रूफ ये करना है कि λ1 W1 प्लस λ2 W2 आपका
किस में होगा, इस इंटरसेक्शन के अंदर होगा। ये 2 प्रूफ में कर लेते हैं कि आपको ये प्रूफ करना है कि ये आपका W के अंदर होगा। अब आपने ध्यान देना है स्टूडेंट्स कि जो W1 W2 अगर W इस इंटरसेक्शन के अंदर आ रहा है, वहाँ से हमें मिलेगा कि जो W1 और जो W2 हैं वो बिलोंग होंगे किस में, लैम्डा, W लैम्डा में फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स, क्योंकि सारे के सारे इंटरसेक्शन में हैं तो सारे के सारे एलिमेंट इसमें होंगे तभी वो इंटरसेक्शन में आया। तो यहाँ से हमें ये मिल गया। अब आप ये देख सकते हो क्योंकि W लैम्डा आर सबस्पेस वेक्टर सबस्पेसिस which implies that lambda W1 प्लस लैम्डा W2 आपका हर एक W लैम्डा में होगा फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। ठीक है, हमने 2 एलिमेंट्स इसके माने। अब ये इंटरसेक्शन में है तो ये सभी के अंदर होगा, हर एक W लैम्डा में होगा। अगर हर एक W लैम्डा में है, क्योंकि हर एक W लैम्डा क्या है, वेक्टर सबस्पेस है, तो वो वहाँ पे ये लग रहा होगा। ठीक है, अब ये सभी W लैम्डा के अंदर जो हमने वेक्टर सबस्पेसिस ली हुई है तो ये इंटरसेक्शन में भी आएगा, विच इम्प्लाइज दैट जो आपका W1 लैम्डा 1 प्लस W2 लैम्डा 2 जो है वो आपका इंटरसेक्शन में भी आ जाएगा। ठीक है, तो वो ही हमने W माना हुआ था, तो हमने ये प्रूफ कर दिया। कोई भी 2 आर्बिट्ररी एलिमेंट्स हमने W1 W2 लिए थे और ये प्रूफ कर दिया। तो ये आपका हो गया कि आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन चाहे फाइनाइट लो चाहे इनफाइनाइट, वो आपका वेक्टर सबस्पेस बनाएगा। अब ये चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स कि ये इफ़ एंड ओनली इफ केस हमें करना है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट मान लेते हैं कि W जो है आपका, ये W1 यूनियन W2 इज़ वेक्टर सबस्पेस। कि ये वेक्टर सबस्पेस है, लेकिन हम ये मान लेंगे कि इफ़ एंड ओनली इफ में है। हमें वेक्टर सबस्पेस मानने के बाद ये प्रूफ करना है। ठीक है, हम कंट्राडिक्शन लेके चलेंगे कि हम इसको मान लेते हैं कि ये वेक्टर सबस्पेस बनाएगा, लेकिन जो आपका W1 है वो ना तो W2 के अंदर है एंड ना ही आपका W2 W1 के अंदर है। ठीक है, ऐसा कब हो सकता है कि कम से कम हमें एक एलिमेंट मिले W1 के अंदर जो W2 के अंदर ना हो। इसी तरह से W2 के अंदर एक एलिमेंट एग्जिस्ट होना चाहिए ऐसा कि जो W1 में नहीं है। तो ये हमें इम्प्लाई करके देगा कि देयर एग्जिस्ट W1 एंड W2, देयर एग्जिस्ट, ये लिख लेते हैं साथ में कि एक W1 में एग्जिस्ट करेगा एंड सेकंड आपका W2 में एग्जिस्ट करेगा, सच दैट कि आपका जो W1 है वो W2 में बिलोंग ना करे और W2 है वो आपका W1 में बिलोंग ना करे, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, हमने यहीं से ये लिख लिया। अगर ऐसा हुआ कि हमने अगर ये W1 W1 में लिया है, W2 W2 में से लिया है, ये ना हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ से आप ये बता सकते हो कि W1 और W2 है वो पक्का यूनियन में तो होंगे। ठीक है जी, यूनियन में तो आएंगे। यूनियन में तो हमें सभी एलिमेंट्स W1 के भी W2 के लेने होते हैं, तो यहाँ से हमें ये मिल जाएगा। ये चीज़ हमने साथ में मानी हुई है क्योंकि हमने ये ले रखा है। ठीक है जी, अब आप अगर यहाँ से ले रहे हो, क्योंकि हमने माना हुआ है क्योंकि W1 यूनियन W2 इज़ वेक्टर सबस्पेस, ये हमने मान रखा है। ठीक है जी, वेक्टर सबस्पेस है तो इन दोनों का सम इसमें आएगा। W1 प्लस W2 बिलोंग्स टू आपका W1 यूनियन W2 में जाएगा। यहाँ से हमारे 2 केसेस बनेंगे अलग अलग कि या तो आपका जी W1 प्लस W2 है वो W1 में जाएगा, या W1 प्लस W2 है वो आपका W2 में जाएगा, क्योंकि यूनियन का मीनिंग यही होता है। और ठीक है, हम पहले मान लेते हैं कि जो ये W1 प्लस W2 है वो आपका W1 में है।
अगर हमने इसको W1 में लिया और ऊपर हमने W1 में लिया हुआ था, कैपिटल और स्मॉल इसमें इतना डिफरेंस है, तो यहाँ से अगर W1 आपका वेक्टर सबस्पेस बना रहा है तो -W1 भी W1 में होगा, कैपिटल W1 में होगा। ठीक है जी। तो यहाँ से अगर ये और ये दोनों एलिमेंट कैपिटल W1 के हैं, क्योंकि कैपिटल W1 आपका वेक्टर सबस्पेस बना रहा है तो इन दोनों का सम W1 प्लस W2 माइनस W1, ये हम थोड़ा उधर लिख लेते हैं। ये दो केसेस हमारे आएंगे कि हमने लिखा था कि जो आपका W1 स्मॉल W1 प्लस W2 ये आपका यूनियन में आया था, कैपिटल W1 कैपिटल W2। तो यहाँ से हम दो केसेस ले लेते हैं कि एक तो आपका W2 बिलोंग करेगा W1 में या फिर वो आपका W2 में होगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से ये हुआ, ये W1 में आ गया हमारा यूनियन की वजह से। ठीक है, हमने माना एक केस में कि फर्स्ट केस ये, सेकंड ये। अगर ये हुआ तो हमने W1 तो स्मॉल W1 ऊपर कैपिटल W1 में हमने माना हुआ था। अब क्योंकि W1 इज वेक्टर सबस्पेस, उसकी वजह से -W1 क्या हो जाएगा, विच इम्प्लाइज दैट कि -W1 भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन की वजह से W1 में आएगा। अब W1 वेक्टर स्पेस है तो इसका और इसका एडिशन भी इसमें आएगा W1 में, ये तो कैंसिल हो गया, मीन्स आपका W2 W1 में आ गया, सॉरी W2 W1 में आ गया। लेकिन ऊपर हमने क्या माना था कि W2 तो ऐसा एलिमेंट माना था जो W1 में था ही नहीं, विच इज़ कंट्राडिक्शन। यहाँ से इस केस में हमारे पास ये कंट्राडिक्शन आ गई। सेम अगर हम इस केस को डिस्कस करें कि अगर हमने ये लिया हुआ है W2 और ऊपर हमने W2 था वो कहाँ माना हुआ था, कैपिटल W2 में, तो क्योंकि कैपिटल W2 वेक्टर सबस्पेसिस है तो -W2 भी बिलोंग करेगा कैपिटल W2 में बाय स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ से फिर इसका और इसका सम W1 प्लस W2 और -W2 का सम भी कैपिटल W2 में जाएगा। अब इसको आप W2 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से भी इस केस से भी आपको क्या आएगा कि ये जो स्मॉल W1 है वो कैपिटल W2 में जाएगा। लेकिन हमने ऊपर क्या माना था कि W1 तो ऐसा एलिमेंट है जो W1 में है लेकिन कैपिटल W2 में नहीं है, वहाँ से भी हमें कंट्राडिक्शन आ जाएगी। मीन्स दोनों केसेस में कंट्राडिक्शन आ गई। तो हमने जो माना था कि ना तो W1 जो है वो कैपिटल W2 में है, ना ही कैपिटल W2 W1 में, वो गलत माना था हमने, मीन्स वो सही ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये तो हो गया एक सफिशिएंट नेसेसरी कंडीशन तो हमारी हो जाएगी, सॉरी सफिशिएंट कंडीशन हो गई हमारी कि वेक्टर सबस्पेसिस है तो ये तो पक्का होगा। अब सफिशिएंट कंडीशन कैसे कर लेते हैं, ये तो इजीली है। फिर नेसेसरी कंडीशन तो सेकंड जो हमने ली है कि अगर हमने मान लिया कि या तो ये है या फिर आपका W2 है वो W1 में है, तो हमें W1 फर्स्ट केस अगर हमने ये लिया तो यहाँ से आप देखोगे कि W1 यूनियन W2 क्या आ जाएगा, W2 ही आ जाएगा। और अगर ये केस लो तो यहाँ से आपका W1 यूनियन W2 क्या आएगा, W1 आ जाएगा। इसका ये तो हमने पहले ही सबस्पेस माना हुआ है तो सबस्पेस हो ही जाएगा। ये भी हमने सबस्पेस माना हुआ तो ये भी सबस्पेस हो जाएगा। तो दोनों केसेस के अंदर अगर ये है तो हम प्रूफ कर सकते हैं कि वेक्टर सबस्पेस है, और वेक्टर सबस्पेस है तो ये पक्का ये होने वाला